चैप्टर नंबर एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर हमने क्या क्या देख लिया था लास्ट क्लास में। हमने रेशो कर लिया था। रेशो में क्या देखा था हमने कि रेशो के अंदर किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला जाए। ठीक है। इसके बाद क्या देखा था हमने, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के पार्टनर जब कभी भी रिटायर होगा तो गुडविल को कैसे टेकल करते हैं, दो पार्ट। तीसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था, देखो अपने रजिस्टर में लिखा होगा आपने, रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट पार्टनर, आज वो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल होगा और फिर इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, लोन अकाउंट एक बाद में देखेंगे। तो एक आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 32, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर होगा क्या, बिल्कुल सेम रहेगा। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉजिक क्या होता है, हमारा रूल क्या होता है, अगर लॉस है तो इस साइड में एसेट्स या लाइबिलिटी से, प्रॉफिट है तो इस साइड में एसेट्स या लाइबिलिटी से। ठीक है। अगर एसेट्स बढ़ेगा तो इस साइड, घटेगा तो इस साइड, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो इस साइड और घटेगा तो, रिजर्व जितने भी होंगे पार्टनर्स कैपिटल में बट जाएगा। जितने भी एडजस्टमेंट होगा जहां के लिए रिलेटेड होगा वहीं करेंगे, जो चेंजेस होगा वो मैं करके दिखाऊंगा। अभी सिंपल क्वेश्चन करते हैं, मैं पढ़ता जाऊंगा करता जाऊंगा। कैश बुक मैंने बना लिया, जनरली आपको जरूरत नहीं है लेकिन बस इसके लिए मैं बना के दिखा के फिर मैं मिटा दूंगा उसको, कैश बुक। ठीक है ना। तो कैश बुक में अभी जनरली मैं बता रहा हूं। एडजस्टमेंट नंबर 1, जैसे पहले रूल था, जब कभी भी हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देखेंगे, वही मैं काम करता हूं। Out of insurance premium debit to profit and loss account 1500 is to be carry forward as a prepaid insurance। यानी मेरे बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस था नहीं, अब आ गया, तो मैं यहां लिखूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस। फिफ्टीन हंड्रेड मेरे एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है, तो मेरा ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन के बाय साइड में, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये आ गया 1500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर। हमारे पास क्वेश्चन में पहले से डेटर गिवन है, बैलेंस शीट में अगर चेक करें तो डेटर जो गिवन है हमें वो है 10,000। 10,000 इसमें से माइनस कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% यानी 500 रुपीज। पहले से माइनस 200 रुपए था क्वेश्चन में, तो 300 रुपए का नुकसान हुआ, तो उस 300 रुपए को टू साइड में दिखाएंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आ गया ये हमारा 300 रुपीज। पहले दो एडजस्टमेंट मैंने कर लिए कंप्लीट, नोटिंग बाद में कर लेना है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई टॉपिक भी नहीं करना हमें। कहता है इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग था कितने का, लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारा पहले से 50,000 रुपए का है। ऐड कर देंगे एप्रिशिएट, एप्रिशिएट 20%, तो 10,000, जो कि आ गया हमारा 60,000। और ये 10,000 बेनिफिट है तो बाय साइड में आ जाएगा, बाय साइड में लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, और आ गया 10,000। चलिए अगले एडजस्टमेंट पे चले, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहता है प्रोविजन 400 मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। कोई हमारे पास बिल था उसके लिए 4,000, 400 नहीं 4,000 रुपए मुझे रिपेयर के लिए बनाना है, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है ये, तो मैं लाइबिलिटी में शो कर दूंगा प्रोविजन प्रोविजन फॉर रिपेयर या आउटस्टैंडिंग बिल के लिए। ठीक है। और ये 4,000, और ये सारा का सारा टोटल नुकसान है, रिवैल्यूएशन में आ जाएगा, प्रोविजन फॉर रिपेयर, और ये आ गया 4,000।
उसके बाद अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट में कहता है गुडविल ऑफ द फर्म डिटरमाइंड 21,600, इसको बाद में देखेंगे अभी। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1। अब हम रिटायरमेंट के अंदर क्या चेंजेस आएगा और क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या करना होगा। नॉर्मली देखा जाए तो सबसे पहले हमें ओल्ड रेशो लिख लेना है। स्टेप नंबर 1 मैं यहां स्टेप पे लिख देता हूं। स्टेप नंबर 1, फाइंड गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो सबसे पहले स्टेप में आपको फाइंड करना है। और गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। मैंने न्यू माइनस ओल्ड कर दिया, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में न्यू रेशो भी गिवन है और ओल्ड रेशो भी गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में ओल्ड रेशो बताने का थोड़ा तरीका अलग है। ओल्ड रेशो कहता है कि स्टूड है इसके कैपिटल के ऊपर। तो कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो हमें ओल्ड रेशो नहीं दिखता, हम इक्वल मान लेते हैं। वो गलत भी हो सकता है कई बार, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में कहता है एक्स एंड वाई जेड वेयर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो देयर कैपिटल स्टूड, यानी कैपिटल पे है। तो सबसे पहले तो मैं एक्स वाई जेड का कैपिटल लिख लूं। एक्स वाई जेड मैं कैपिटल लिख लेता हूं। 45, 30 एंड 15 ये कैपिटल है। इसका अगर रेशो कैलकुलेट करें तो 3, और ये जो रेशो आया ये ओल्ड रेशो है। सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालने जा रहे हैं। ओल्ड रेशो के बाद न्यू रेशो एग्जामिनर ने दे दिया है, न्यू रेशो दे दिया। और क्वेश्चन में कहता है रिटायरमेंट वाई ले रहा है। रिटायरमेंट कौन ले रहा है? वाई। अब गेनिंग रेशो देखते हैं। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 3/4 न्यू रेशो, ये है मेरा x के लिए, और ये z के लिए 1 बाय माइनस कर देते हैं ओल्ड 3/6 और माइनस 1/6। चलो एलसीएम 24 तो आ जाएगा 18 माइनस में 12, ये आ जाएगा 6 माइनस में। अल्टीमेटली जो रेशो आ गया वो आ गया हमारा 6:2, और इसे लिख सकते हैं 3:, मुझे पहले ही पता था कि ये रेशो आएगा, क्योंकि देखो जब हमने रेशो निकाला तो सिंपल केस ही बन गया था, 3:1 न्यू रेशो बन रहा था। तो इसलिए गेनिंग रेशो क्या आना था हमारा? 3:1। स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद हमें चलना चाहिए स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे क्या होगा? स्टेप नंबर 2 पे कैलकुलेट, कैलकुलेट गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका गुडविल निकालो। उसका गुडविल कैसे निकाला जाए? पहले फर्म का गुडविल पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। फर्म का गुडविल है 21,600। चलो उसका हिस्सा कैसे निकाले? तो निकालेंगे वाई शेयर ऑफ गुडविल 21,600 मल्टीप्लाई 2/6। 2/6 क्या आ गया हमारा? 7200। इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया? 7200। स्टेप नंबर 3 हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए स्टेप नंबर 3 में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इन गेनिंग रेशो। गुडविल इन गेनिंग रेशो। कुछ बहुत ज्यादा एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं, लेकिन बस आप स्पेस का मैं इसलिए मैं गेनिंग रेशो में, अगर इस गुडविल को गेनिंग रेशो में बांट दे तो गेनिंग रेशो क्या निकल के आया था? 3:1। तो जर्नल एंट्री क्या हो सकता है इसका? जर्नल एंट्री हो सकता है एक्स कैपिटल, जेड कैपिटल टू वाई का कैपिटल, और बांटते हैं इसको 3:1 4, तो कितना आ जाएगा? 5400, 1800, 70, ये गेनिंग रेशियो में बट गया। ठीक है, जब पहला मेजर चेंजेस
एडमिशन के टाइम पे गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता था, लेकिन यहां पे क्या होगा, गुडविल को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहां कोई लेके नहीं आएगा गुडविल, कोई लेके नहीं जाएगा गुडविल, लेके जाएगा इकट्ठा अमाउंट लेके जाएगा वो। तो मैं यहां पे गुडविल को बांट देता हूं। तो गुडविल को बांटा जाए तो क्या कहता है कि एक्स और जेड को डेबिट करो, और किसके नाम से डेबिट करो, वाई के नाम से डेबिट करो, और वाई को क्रेडिट करो किसके नाम से। तो मैं देखो यहां पे जो चेंजेस है वो करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं यहां पे एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल, और मैं करने वाला हूं यहां पे जेड कैपिटल, जेड कैपिटल, और वाई को दे देता हूं 5400, और वाई एक्स जेड दे देता है 1800, और यहां निकाल देता हूं इसके अकाउंट से 2 वाइज कैपिटल, इसके अकाउंट से 5400 और इसके अकाउंट से 1800। ये लो पहला मेजर चेंजेस जो कि हमारा एडमिशन और रिटायरमेंट में फर्क है। रिवैल्यूएशन भी वैसे ही बनाया, पार्टनर्स कैपिटल भी वैसे ही बना। एक गुडविल को किस रेशियो में बांट दिया, गेनिंग, जो कि लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था गेनिंग रेशियो में बांटते कैसे। ठीक है, क्लियर। अब हाँ ठीक है, जेड में जाएगा ये, क्योंकि जेड गेन कर रहा था ना। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, सिंपल, जैसे सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते थे ट्रांसफर कर देते हैं। एसेट्स में देखते हैं कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दे रखा है, मैं एक समझाने के पर्पस के लिए बना रहा हूं यहां पे बैंक अकाउंट, इसको फिर मैं इरेज कर दूंगा या फिर रहने देंगे। बैंक अकाउंट में डाला मैंने टू बैलेंस बीडी 11,000 रुपए। इसके बाद हमें दे रखा है डेटर, कर चुके हैं। स्टॉक, स्टॉक कितने का है, ये लिख दिया मैंने स्टॉक 16,000 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी पहले नहीं लिखा था, अब लिख देते हैं 17,000, बस और कुछ नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग लिख चुके हैं। क्रेडिटर लाइबिलिटी में, क्रेडिटर 13,800। इसके बाद कैपिटल दे रखा है, तो कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में पुट कर देते हैं बाय बैलेंस बीडी। इसका कैपिटल क्या है 45, 30 और 15, ये मैंने बांट दिया। इसके बाद अब लाइबिलिटी भी फिनिश, एसेट्स भी फिनिश, अब अकाउंट को क्लोजिंग करेंगे। सबसे पहले जैसे नॉर्मल रिवैल्यूएशन करते थे, रिवैल्यूएशन को ही करूंगा, और यहां पे लिखूंगा 2x पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट आ गया 7200, 72 को x y और z में बांट देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 3216, 3600, 2400, 1200। इसको बांट देते हैं बाय साइड में, बाय आरपी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 3600, 2400 और 1200। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब आपको थोड़ा ध्यान देना, और यहां पे मैं काफी सारे केसेस करूंगा जो आपको बाकी के क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हमें जो पार्टनर रिटायर है उस पार्टनर के अकाउंट को देखना है। इस पार्टनर के अगर मैं अकाउंट को देखूं तो ये आ जाता है मेरा, टोटल करते हैं तो 39,600, ये आ गया 39। अब इसका मतलब क्या है, वाई पार्टनर जा रहा है 39,600। अब इसमें काफी सारे केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है मैं वाई को अभी पैसा नहीं दे रहा, वाई को मैं पैसा नहीं दे रहा, तो वाई को जब पैसा नहीं दिया जा रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं करके फिर इरेज कर दूंगा, टू वाइज लोन लिखना पड़ेगा क्योंकि नहीं दे रहा, और यहां पे आ जाएगा एज इट इज 39,600। दूसरी एंट्री बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा वाइज लोन 39,000। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट 10% लोन अकाउंट बोल दे, तो 10% से आपको घबराना नहीं है कि 10% निकालना पड़ेगा, आपको सिर्फ 10% यहां पे लगाना है 10%। ये लो जी, ये भी काम कंप्लीट हो गया। तो देखो पहला पॉइंट, वाई का जो भी बैलेंस बचता है
उसको ट्रांसफर कहां कर दो, लोन अकाउंट में, तो लोन में कर दिया। y का जो भी बैलेंस बचता है उसको ट्रांसफर कर दो उसके 10% लोन अकाउंट में, तो बस कुछ नहीं होगा, 10% लोन अकाउंट, और परसेंटेज का कुछ भी नहीं होगा पूरे क्वेश्चन में हमारा। वो अगर होगा जो, तो वो मैं बताऊंगा। अगला केस क्या हो सकता है, इसको मिटा देते हैं, ये वाला समझ में आ गया। एक तो एग्जामिनर इस तरीके से पूछ सकता है। दूसरा बोल सकता है एक काम करो इसको पेमेंट कर दो। अच्छा, 10% अगर लोन लिखा हो तो बस हमें लिखना होता है 10% लोन अकाउंट, बस नाम है 10%, ठीक है, उसका परसेंटेज निकालना नहीं है। इसके बाद देखो अगला पॉइंट हो सकता है, एक काम करो जो वाई रिटायर हो रहा है उसको थोड़े पैसे दे दो, बाकी लोन में डाल दो। 9600 दे देते हैं इसे, बाकी लोन में डाल देते हैं। तो कैसे करेंगे, तो मुझे करना पड़ेगा टू बैंक, क्योंकि बैंक अकाउंट है तो बैंक लिखूंगा, कैश अकाउंट रहेगा तो कैश लिखूंगा। ये लो भाई आप 9600 ले लो, 9600 वाई ने ले लिया तो बैंक अकाउंट में कहां चले जाएगा, बाय वाइज कैपिटल, वाइज कैपिटल आ जाएगा 9600, ठीक है, वाई का कैपिटल आ गया 96। बाकी बाकी को आप बिना एग्जामिनर के क्वेश्चन बताए हुए आप ट्रांसफर कर दो किसमें, वाई के लोन में। क्या आ गया, 30,000 रुपीज। वाई के लोन में क्या आ गया, 30,000, और यहां लिख देंगे वाई का, समझ में आया। दूसरे केस में मैंने क्या लिया कि एक काम करो वाई का जो भी बैलेंस निकलता है उसको 9600 क्या करो, पेड कर दो। 96 बोल रहा हूं, अब कैसे है नहीं, एग्जामिनर ने बोल दिया क्वेश्चन में 9600 पेड करो तो कर दो, तो मैंने 96 पेड किया बैंक से। दूसरी एंट्री कहां ले गए इसकी, बैंक अकाउंट में। इसका बाद में बैलेंसिंग फिगर ये बचेगा ना इसका, इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, लोन में, और एक बैलेंस शीट में, ये भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ आपसे ये भी बोल सकता है 50% अमाउंट पेड कर दो और बाकी हाफ अमाउंट को लोन में ट्रांसफर कर दो। तो मैं क्या करूंगा, 39,600 का 50% निकालूंगा और 50% के आगे लिख दूंगा बैंक और बाकी के आगे लिख दूंगा लोन। बैंक वाला चले जाएगा बैंक में और लोन वाला चले जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। इसके साथ ये भी देखो, पहले केस में लोन बना दो, दूसरे केस में कुछ पैसा दे दो और कुछ लोन बना दो, तीसरे केस में सारा पेमेंट कर दो। तो जब सारा पेमेंट बोलेगा तो कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट से पूरा पेमेंट कर दो इसको 39,600, और यहां से नहीं आएगा, सारा का सारा कहां जाएगा। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है, सर अगर कुछ भी ना बोला हो, लोन ना कैश, तो सारा पेमेंट कर दोगे, ठीक है, उसका पूरा पेमेंट कैश में, अगर कैश अकाउंट है तो कैश में कर देंगे, बैंक अकाउंट है तो बैंक में कर देंगे। मेरे क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं बोला तो मैं सारा पेमेंट कर दूंगा, लेकिन सारा जब पेमेंट करोगे तब एक और समस्या हमारे पास जनरेट होगा, एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वो क्रिएट होगा मेरे पास इतने पैसे नहीं है लेकिन हम पूरा पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ, पेमेंट कितना करना है 39,600, लेकिन मेरे पास है कितना 11,000। तो हम क्या करेंगे, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लेंगे, ठीक है। अब कई बार एग्जामिनर क्या बोलता है, ओवरड्राफ्ट मत लो, फ्रेश लोन ले लो। कोई बात नहीं, बैंक का बैलेंस जो बीडी था वही सीडी चला जाएगा और फ्रेश लोन आ जाएगा बैंक लोन के नाम से 39,600। मेरी बात समझो। अब देखो मैंने क्या बताया, एक तो इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हो, इसमें क्या कर सकता हूं मैं, इसको लिखूंगा 39,600 और इसको लिखूंगा 39,600 और यहां पे लिखूंगा मैं बैलेंस सीडी, और ये आ गया मेरा कितना 28,600। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसकी डबल एंट्री बैंक ओवरड्राफ्ट 28,600। एग्जामिनर कहता है भाई बैंक ओवरड्राफ्ट मत करो, आप नया लोन लेके पेमेंट कर दो ना इसको, क्यों आप बैंक के बैलेंस को छेड़ रहे हो। तो नया लोन लेंगे, तो बैंक के बैलेंस को नहीं छेड़ा तो बैंक का बैलेंस बीडी था, क्या वही सीडी बन जाएगा, क्योंकि इसमें से तो पैसे निकाल के नहीं दिए, यही आ जाएगा बैंक में। एक फ्रेश लोन ले लेंगे तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे बैंक लोन कितने का 39
600, कुछ भी बोल सकता है। अब यहाँ पे ना तो एग्जामिनर ने बोला पेमेंट करने के लिए, तो मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि मैं इसको सारा का सारा क्या कर दूंगा, पेड कर दूंगा। बैंक ने ये नहीं बोला कि बैंक ओवरड्राफ्ट लो, लोन लो, कुछ नहीं, तो मैं बैंक ओवरड्राफ्ट प्रायोरिटी बेसिस पे कर दूंगा। ठीक है, नोट देना चाहते हो दे दो, नहीं तो मेरे हिसाब से नो नीड टू नोट, हमें देने की जरूरत लगती नहीं इसमें। क्लियर? तो देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट किस पे लगा, गुडविल के ऊपर। गुडविल के बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अकाउंट को जब क्लोज करोगे तो ध्यान रखना है पेमेंट करें या लोन बनाए, ये ध्यान, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना। अब तो बस आपका सिर्फ क्वेश्चन है, करते जाओ और बैलेंस ट्रांसफर करते जाओ, और कुछ नहीं है। 16,200, 35 और 48,600, 48,000, 48,600, 16,200 बैलेंसिंग फिगर। 48,600 में से 54 माइनस कर देंगे, टू बैलेंस क्या आ रहा है चेक करो फटाफट। 43,200 या 300, 200। इसके बाद इसका 14,000, हाँ 400। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल खत्म। क्या एडमिशन और रिटायरमेंट में फर्क पता चला? जो मैंने अलग मार्कर से किया है सिर्फ यही फर्क है, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। एक मैं और अंडरलाइन कर देता हूं, एक चेंजेस ये है, ये भी बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं पता नहीं कहां से आ गया ये भी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, दोनों बैलेंसिंग फिगर निकला। अब बैंक ओवरड्राफ्ट को मिटा दूं मैं, तो फिर ठीक है डाल दिया मैंने। अब इसको कर देते हैं कंप्लीट। कैपिटल किसका, एक्स का, वाई का, जेड का, पूरा कैपिटल लिख देते हैं। ये आ गया 4,3,200, यहां मिट गया है, इसको साफ कर देते हैं। इसका आ जाएगा हमारा, अरे वाई तो है ही नहीं, कौन रह गया, जेड। जेड का इसको टोटल कर देते हैं, क्या आ गया टोटल, 5,600। चलिए, और इसको भी 57 आ रहा है, यह आ गया हमारा 9,500। क्या आ गया आंसर, 1,04,000। टोटल करो क्या आ रहा है, 1,04,000, यही आ रहा है ना, देखो। नहीं, बुक से किसने बोला आंसर देखने को, किसको कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो बुक से नहीं बोला। जोड़ के दिखा दो, 1,15,000 मान जाएंगे आपको। बताओ कितना है, नहीं 1,03,500 भी नहीं होगा, सही से जोड़ो। हाँ हाँ, ठीक है, 600 है। 1,00,000, सही से देखो एक बार, इधर का भी टोटल करो, कोई स्टूडेंट इधर का टोटल करना फटाफट। एक 1,00,000, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है, दोनों तरफ यही आ रहा है। ठीक है, ये 4,000। ठीक है, क्लियर। अब इसको आप फटाफट से एक बार नोट करिए, समझ में आ गया। अब बुक के अंदर आंसर क्या है, किसी ने 1,15 बोल दिया, तो टोटल 1,15 नहीं आ रहा। अब क्यों आ रहा है ऐसा, बुक वालों ने क्या करा है, लोन ले लिया होगा। तो लोन लिया होगा तो यहाँ पे लोन आया होगा पूरे 39,600, यहाँ पे बैंक का बैलेंस 11, तो वो आंसर हमारा बुक वालों का मैच हो गया। क्वेश्चन में कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब मैं बोलता हूँ जर्नल एंट्री किसका करना है। सबसे पहले जितने एडजस्टमेंट है उसका, या तो अकाउंट से कर लेते हैं या बुक से। एक इसकी जर्नल एंट्री करोगे, क्या करोगे, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर रिपेयर, prepaid insurance to revaluation, land and building to revaluation, revaluation to x y z, खत्म। इसके बाद एक इसकी जर्नल एंट्री, मैं डॉट लगा रहा हूं हर किसी के आगे जिसकी जर्नल एंट्री करनी है। किसकी पेमेंट करा है मैंने, उसको पेमेंट किया है, तो पेमेंट है वाइस कैपिटल टू बैंक अकाउंट, कैश बैंक से करा है तो बैंक, ठीक है। इसके बाद और किसकी, गुडविल की करेंगे, जो मैंने कर रखा है, यहां कर रखा है ये करोगे, ठीक है। और किसकी जर्नल एंट्री करें, और किसी की जर्नल एंट्री नहीं करनी। ये लो जर्नल एंट्री भी मेरा खत्म हुआ। जर्नल एंट्री बल्कि इजी रहते, करनी है ना, वो कर दिया ना मैंने यहाँ, ठीक है। चलिए अब नोट करिए फटाफट।